नमस्कार दोस्तों और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ पॉलिटी की टॉपिक वाइज क्विक रिवीजन सीरीज में। तो चलिए पहले प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में इसे वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फिर से पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। सही बात है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ वो नागरिक हो। ठीक है, जन्म से कोई ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। जन्म से नागरिक होने का जो क्वालिफिकेशन है वो यूएसए में है, इंडिया में नहीं है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में इसे वंचित नहीं किया जा सकता। तो ऐसा भी नहीं है, एक बार नागरिकता देने के बाद उसे छीनने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर वो फ्रॉड करता है, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया दे रखे हैं जिससे हम उसकी नागरिकता वापस ले सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र है, किंतु नागरिकता एकहरी है। एकहरी मतलब एकल। ठीक है, तो यूएस में अ, जो नागरिकता है वो दो दोहरी होती है ना, स्टेट की भी होती है अपनी, और जो सेंट्रल होता है उसकी भी होती है। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि इसमें एकल नागरिकता है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। ठीक है, उसे नागरिकता केंद्र सरकार केंद्र लेवल पे ही मिलती है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा जो है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो मैंने दोबारा आपको बताया कि नागरिकता वंचित करने के क्राइटेरिया हमारे पास उपलब्ध है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक नागरिक और एक ही अधिवास है। बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो सिर्फ नागरिक हो उतना ही काफ़ी है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी भारतीय जो स्वेच्छा से भारत से युद्धरत किसी देश में रहता है शत्रु अन्य देशीय कहलाता है। अच्छा, मित्र अंतर्देशीय को भारत के अटॉर्नी जनरल का पद धारण करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? सोचिए जरा। क्या पहला जो ऑप्शन है वो सही है हमारा? जो दूसरा ऑप्शन है क्या वो सही है? तो कोई भी भारतीय जो स्वेच्छा से भारत से युद्धरत किसी देश में रहता है शत्रु अन्य देश कहलाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, बात है। मित्र अंतर्देशीय को भारत के अटॉर्नी जनरल का अधिकार प्राप्त है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे जो पोस्ट है हमारे पास उसके लिए आपको नागरिक होना पड़ेगा। बिना नागरिक हुए आपको इस प्रकार के पद जो है संवैधानिक पद को धारण करने का अधिकार नहीं मिलता आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से भारत के नागरिक के लिए अधिकार है? भारत में निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना, सार्वजनिक रोजगार में समानता। तो नागरिकों के लिए कौन से अधिकार हैं इनमें से? क्या आप बता सकते हैं? तो अनुच्छेद 15, 16, 19,
29 और 30 ये अनुच्छेद जो है ये केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो नागरिकों की बात हुई है, ठीक है, केवल नागरिकों की नहीं। तो वैसे भी निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग होना ये तो बिल्कुल होगा, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना ये भी होगा, और सार्वजनिक रोजगार में समानता ये भी हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1 2 3। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की नहीं है? तो वंशानुक्रम, पंजीकरण, राज्य का सम्मिलित होना और विदेशी दोहरी नागरिकता तो ये नहीं है। ठीक है, बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका नागरिकता अधिनियम 1955 है, ठीक है, इसमें कुछ रीति दे रखी है, क्राइटेरिया दे रखी है, जिसके थ्रू हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये गलत है, ये आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में वर्ष बिताने होंगे। पंजीकरण द्वारा कोई व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है उसे कभी भी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई बात है ही नहीं। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है ना, तो उसको भी उसकी भी नागरिकता छीनी जा सकती है। अगर वो बात कर रहे थे कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में वर्ष बिताने होंगे। ठीक है, तो ये बात तो इसका ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट पे यहाँ पे ईयर लिखे थे जो कि मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे 5 वर्ष लिखा था, 5 वर्ष बिताने होंगे, जबकि 5 नहीं 7 वर्ष बिताने होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होता है इस हिसाब से। और कोई भी व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है उसे कभी भी उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रवासी भारतीय नागरिक OIC कार्ड धारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें सार्वजनिक रोजगार के मामले में अफसर की समानता, ये मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं, इन्हें उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तो ये जो आपका OCI है, ठीक है, ये इन्हें कुछ अधिकार प्राप्त किए गए हैं, लेकिन पूर्णतः अधिकार प्राप्त नहीं है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा। इन्हें सार्वजनिक रोजगार के मामले में अफसर की सत्ता दी जा सकती है। ठीक है, ये मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकते हैं, और इन्हें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ हमारे नागरिकों के लिए होता है। ठीक है, जो पूर्ण नागरिक होता है उनके लिए होता है। तो OCI जो है हमारा पूर्ण नागरिक तो नहीं है, इसलिए ये वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे ये दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए, केवल 1। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन की 5 शर्तों का उल्लेख है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों की बात कही गई है। क्या लगता है आपको, क्या ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें पूछा गया कौन सा असत्य है। तो बेसिकली जो नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन की 5 शर्तें बिल्कुल ठीक है। क्या आप बता सकते हैं वो 5 शर्तें कौन कौन सी हैं? तो 5 शर्तें हैं आपके, पहला जन्म से, दूसरा आपका है वंश, ठीक है, वंश से, जन्म से, तीसरा आपका है पंजीकरण द्वारा, और चौथा आपका है देशीयकरण, और पांचवा जो अंतिम है वो क्या है, क्षेत्र को अगर हम भारत में सम्मिलित कर लें। ठीक है, इनके द्वारा वो भी नागरिक बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता की जो शर्त है वो 5 है, ये पांचों है। और नागरिकता अधिनियम में जो नागरिकता समाप्ति के हैं वो जो है आपके 3 हैं। क्या आपको वो तीनों ऑप्शन पता है?
इसके 3 जो आधार हैं समाप्ति के, वो पहला आपका क्या है? पहला परित्याग, खुद ही अगर वो त्याग कर दें तो उसकी नागरिकता चली जाती है। और दूसरा जो आपका है बर्खास्ती, बर्खास्त किया कर दिया अगर उसे, ठीक है, तो उसके द्वारा उसकी नागरिकता जा सकती है। और तीसरा जो है आपका वंचित कर दिया जाए, ठीक है। वंचित करने के बहुत सारे आधार हैं, जैसे धोखाधड़ी किया हो उसने, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाई हो, युद्ध के दौरान अ, दुश्मन देश का साथ दिया हो, ठीक है, अवैध व्यापार किया हो, ऐसे ही पंजीकरण द्वारा अगर नागरिकता उसने की है तो 5 साल के दौरान जो है किसी अन्य देश में 2 साल के लिए उसे सज़ा मिल गई हो। ऐसे बहुत सारे जो है क्राइटेरिया है जिसमें वंचित किया जा सकता है, ठीक है। ये 3 आधार जो हैं इसके समाप्ति के। तो इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? ये दोनों ही सही है वैसे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना 1 और ना 2। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से वो मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो केवल भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है, ये 5 अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15, 16, 19, 29, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का के अधिकार, ठीक है, अधिकार है ये, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो आपको क्या लगता है इसका क्या ऑप्शन होगा? तो भारतीय जो ये विदेशी जो नागरिक हैं उन्हें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है, इसको नहीं दावे कर सकता। और ये जो है आर्टिकल 19 है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन समाप्ति के प्रावधान है, ठीक है। तो इसमें नागरिकता अधिनियम 1955 जो है इसी में आपके समाप्ति के आधार दे रखे हैं और नागरिकता प्राप्त करने के भी आधार दे रखे हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की नागरिकता को समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो भारत का कोई भी नागरिक केवल स्वात्य त्याग, ठीक है, अथवा वंचन द्वारा अपनी नागरिकता खो सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाना भारतीय नागरिकता की समाप्ति का कारण बन सकता है, बिल्कुल सही बात है। इनमें से एक के कारण भी है, ठीक है, वंचित कर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक केवल स्वत्व त्याग या वंचन द्वारा अपनी नागरिकता खो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 3 आधार मैंने बताए थे, उनमें से कोई हो को तो नागरिकता खो सकता है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा और दूसरा जो है सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख भारत के संविधान भाग 2 नहीं, भाग 3, ठीक है। नागरिकता का जो भाग है वो भाग 2 है और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक इसमें शामिल है। तो संसद द्वारा बाद में पारित कानून तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया और हमें यहीं से आप आंसर मिल चुका है। अन्य ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। भारत में जन्म, वंशक्रम, पंजीकरण या किसी भू क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है, सही बात है। संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार की को भी संरक्षित किया गया है, अनुच्छेद 29। सर्वोच्च न्यायालय में ने मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वाले अधिकारों के बारे में समाजकर्मियों ओल्गा टेलिस की जनहित याचिका पर 1985 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था, ये भी सही है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में नागरिकता के अर्जन व परित्याग संबंधी स्थायी उपबंध नहीं है, बिल्कुल सही बात है, भारतीय संविधान में नहीं है। ये नागरिकता अधिनियम, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 में दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का केवल भाग 2 केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 से भारत के नागरिक बने थे, तो केवल ऐसा तो नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8, ठीक है, ये सारे जो है अन्य भारतीय संविधान में दे रखे हैं, ठीक है।
जो पाकिस्तान से आया हो, ठीक है? जो पाकिस्तान जाके वापस आया हो और जो विदेश में हो, ठीक है? ऐसे अन्य-अन्य अन्य प्रकार के अ, व्यक्तियों को भी पहचान कर सकता है जो भारत के नागरिक बनते हैं, ठीक है? तो चलते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। सही बात है। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ये भी सही बात है। कौन-सा अनुच्छेद है? ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? 11वां। एकल नागरिकता को प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। तो क्या ये बात सही है? सोचिए, क्या ये आंसर आपको क्या लगता है? क्या ये ब्रिटेन से लिया गया कि नहीं लिया गया? बिल्कुल सही बात है, ठीक है? तो इसका आंसर होता है 1, 2, 3, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नागरिकता का अर्थ है नागरिकों के पूर्ण सिविल राजनीतिक अधिकार। सही बात है। लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार ये भी करता है नागरिक। संसद और विधानसभा के सदस्य बनने का अधिकार, अगर उसकी एज वगैरह अन्य क्वालिफिकेशन है और नागरिक है तो वही बन सकता है। तो उसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी उल्लेख किया गया है? तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक इसका उल्लेख किया गया है। क्या आप अ, बता सकते हैं? आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11। मुझे फटाफट बताइए इन सब में क्या-क्या प्रावधान दे रखे हैं? शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? आपको इतना वो नहीं होने की ज़रूरत है। तो आपका जो आर्टिकल 5 है, ठीक है? वो उस वक़्त की स्थिति बताता है जब संविधान लागू हुआ था, उस टाइम कौन-कौन नागरिक बन सकते हैं, ठीक है? आर्टिकल 6 जो है, वो जो पाकिस्तान से भारत आए थे, ठीक है? उसके बारे में दे रखे हैं और आर्टिकल 7 में जो पाकिस्तान भारत से चले गए थे और फिर वापस आ गए, ठीक है? वो नागरिक बनने की उनकी क्वालिफ़िकेशन दे रखी है और आर्टिकल 8 में क्या है? आर्टिकल 8 में जो है अगर भारत का जो मूल है वो विदेश में रहता है, वो कैसे नागरिक बन सकता है, उसके बारे में दे रखा है। आर्टिकल 9 जो है कोई भी अपनी जो स्वेच्छा से परित्याग कर सकता है नागरिकता, उसके बारे में दे रखा है। और आर्टिकल 10 जो है, ये क्या दे रखा है कि कोई भी अगर नागरिक बन जाता है, तो वो रहेगा नागरिक, ठीक है? और आर्टिकल 11 दे रखा है जो संसद जो है नागरिक के लिए अन्य प्रावधान कर सकते हैं उनके क्वालिफ़िकेशन के लिए, बनाने के लिए या फिर हटाने के लिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन अगला कोई प्रश्न नहीं है, समाप्त हो गया। तो ये था हमारा, ठीक है, नागरिकता का पीवाईक्यू बेस्ड क्विक रिवीजन, ठीक है? कैसा लगा आपको बताइए? मेरा नाम था दीपक शर्मा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो चलते हैं। बाय, थैंक यू, अलविदा।